हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक बच्चों। तो आई होप बच्चों आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी तो उसी में हम लेके आए हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ रिगार्डिंग लैब स्टेट। पर उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या करा, क्योंकि पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, दैट इज़ योर रिवीजन। तो मैं तो अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका साथ साथ रिवीजन कराता चलूं। तो बस आपको 2 मिनट लगेंगी और हम एक बार जैसे ही इन स्लाइडों के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने उस दिन क्या क्या चीज़ें करी थी। तो सबसे पहले तो हमने टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने 3 मैकेनिज्म पढ़े थे रिगार्डिंग क्या, बताओ। दैट इज़ योर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर हमने पढ़ा था क्या, इंसुलेशन के बारे में, कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे पहला फैक्टर हमारा क्या आ जाता है, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला हमारा यहाँ पे फैक्टर आ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरीके से पड़ रहा है हमारे सन के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट की यहाँ पर बात हो रही है कि कितनी ड्यूरेशन रहेगी। फॉर एग्जांपल कि 6 मंथ का पोलर डे कहाँ पर होगा, 6 मंथ का पोलर नाइट कहाँ पर होगी, कितने घंटे यहाँ पर आपका क्या आ रहा होगा, सनलाइट मिल रही होगी। तो उसी के बेस पे आपका टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आई होप आपको एक बेसिक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा। और हमने जो अपना टॉपिक ख़त्म करा था जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई भी थी कि लगातार एग्जाम में पूछी गई है, दैट इज़ योर एल्बिडो इफेक्ट। ये आपका सी डी एस एंड सी ए पी एफ के एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा चुका है। तो अगर आप एक सही में डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी पी वाई क्यू है वो तो आपको पूरे करने ही करने हैं किसी भी हाल में। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ मिलता है जो कि आपके पी वाई क्यू में आ रखा है या जिसके आने की पॉसिबिलिटी आपके आने वाले एग्ज़ाम में बढ़ जाती है, तो मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी ये होना चाहिए कि उस चीज़ को हम सबसे इम्पॉर्टेंटली करते हुए चले। मैं तो अपनी तरफ से आपको बताता हुआ चलूँगा, बट यहाँ पर मुझे तुम्हारी डेडिकेशन चाहिए बच्चों, क्योंकि जब तक तुम लोग डेडिकेटेड नहीं होगे तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकता कोई भी। ठीक है, तो डेडिकेशन तुम्हें भी दिखानी पड़ेगी, मैं तो अपने एंड पे दिखाऊंगा। तो ये हमने बात करी थी किसकी, ओशियन करंट्स की। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके क्या पाए जा रहे हैं, ये सब हैं आपके ओशन करंट। जिसमें कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने गल्फ स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था, सेकंड हमने कौन सा वाला करंट पढ़ा था, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पढ़ा था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कुरुशियो है, ओयाशियो है। ठीक है, यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट है जो है लगातार एग्जाम में आए हैं। यहाँ पे ये पेरू करंट है, इसी का एक और नाम भी है, अगर आपको पता है वो दूसरा नाम क्या है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो बच्चों, तुम लोग ना इंटरेक्शन बहुत कम कर रहे हो। आई नो तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तुम लोगों को सब समझ भी आ रहा होगा, बट इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो। तो जब तक तुम लोग इंटरेक्शन नहीं करोगे हमें कैसे पता लगेगा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्लियर, तो ट्राई करो थोड़ा सा, एक कमेंट लिखने में क्या जा रहा है, मतलब कितना ही टाइम चला जाएगा तुम्हारा। और सोचो अगर एक एक कमेंट आप रोज़ लिखोगे जो जो आपने पढ़ा है और वही एग्ज़ाम में आ गया तो वो हमेशा के लिए याद भी तो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसमें और हमने क्या पढ़ा था, और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स भी पढ़े थे। चलो इतना अपना रिवीजन बहुत है, बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या करना है। तो नेक्स्ट हम चल लेते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज़ योर लैप्स रेट। तो लैप्स रेट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, लैप्स रेट में हम क्या करना, हमें किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपके लैप्स रेट में पाई जा रही हैं। तो लैप्स रेट होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही समझना है, लैप्स रेट। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, लैप्स का मतलब होता है कि गिरना। तो यहाँ पे आपको पहले तो समझ आ रहा होगा कि गिरने की दर। अब क्या गिर रहा है यहाँ पे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली हम बात करें, दैट इज़ योर टेम्परेचर, द ड्रॉप इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉप ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर की, टू बी स्पेसिफिक सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की, तो मैं ऑलरेडी आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जब हमने पढ़ी थी तो सभी लेयर्स के बारे में मैंने बताया था कि उन सब में कैसे कैसे टेम्परेचर का चेंज आता है। तो आई होप आप वो वाला लेक्चर तो ज़रूर देख के आए होंगे, और अगर नहीं भी देखा फिर भी कॉमन सेंस आपके काम ज़रूर आएगा। तो जैसे ही आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर तक जाते हो आपका क्या होता है, टेम्परेचर फॉल होता है।
और दिस फॉल इन टेम्परेचर इज नोन एज, या दिस रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज योर लैप्स रेट। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें हमें क्या देखना है, लैप्स रेट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लैप्स रेट हमारा किस में जाएगा, पॉजिटिव में। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा लैप्स रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो आई होप अब आप एक छोटी सी एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। आपको जो भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उन सब के हिसाब से ये देखना है कि वहाँ पर लैप्स रेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना सा बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप इतनी ये छोटी सी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो यानी कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो नेगेटिव होगा वहाँ पर हमको क्या देखने को मिल जाता है, एक टर्म हमें देखने को मिलेगी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, दैट इज आवर टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है, यहाँ पर देखो नॉर्मली जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है विद, सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट, बट इन सर्टेन कंडीशन वेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट। क्लियर, तो ये कंडीशन हो जाती है कि आपके टेम्परेचर इन्वर्जन की। और ये आपको एविडेंटली कहाँ पर देखने को मिल जाती है, सबसे पहले तो ये आपको देखने को मिल जाती है कि इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में, और उसके बाद आपको ये देखने को मिल जाएगी, अगर मैं एटमॉस्फेरिक की बात करूं नेक्स्ट, फिर ये आपको देखने को मिल जाएगी कि इसमें थर्मोस्फेयर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दो जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं टेरिटोरियल की बात करूं तो टेरिटोरियल लैंडस्केप में आपको कहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिल सकता है, तो हम देख लेते हैं, ये पहाड़ी की चट्टान, ये पहाड़ है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका क्या है, सन है। अब यहाँ पर बहुत आराम से देखते हुए चलना, देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि सन की जो रेज होती हैं वो नीचे तक डीप इनसाइड द वैली नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, आपकी कोल्ड एयर ट्रैप हो जाती है, और जो उसकी डायरेक्ट सनरेज होती हैं वो कहाँ पहुँचती हैं, ये एक सर्टेन हाइट पे, जो मैं आपको एस्पेक्ट ऑफ स्लोप वाले में भी बता रहा था कि एक सर्टेन हाइट पे आपको क्या देखने को मिलेगी, उसकी डायरेक्ट सनरेज देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में आपका, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, या इस वाले पोर्शन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ वाले पोर्शन में आपका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और इसके ऊपर भी क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, स्लैंटेड जाएंगी, तो ये जो ऊपरी पोर्शन होगा एक पहाड़ी का, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो ये आपको बस इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे लो टेम्परेचर होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को बोला जाता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को बोला जाएगा क्या, आपका टेम्परेचर इन्वर्जन। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, हमें ये देखना है कि टेम्परेचर फॉल करता ही क्यों है विद द हाइट। कभी आपने सोचा है कि ऊपर जाते हुए टेम्परेचर फॉल कर ही क्यों रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि टेम्परेचर बढ़ जाए, या जहाँ पर बढ़ रहा है वहाँ पे बढ़ क्यों रहा है। इन दोनों सवालों के आज जवाब हम ढूंढ के रहेंगे। तो आपकी ज़िंदगी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज हल होने वाला है कि जैसे आप पहाड़ों में ऊपर जाते हो तो आपको ठंडी हवाएं क्यों महसूस होने लगती हैं, वो सुहाना सफ़र जो आप करना चाहते हो वो क्यों आपको सफ़र इतना सुहाना हो जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, विद इंक्रीज इन हाइट देर इज़ फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्लियर, यहाँ पर ना, यहाँ पर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना था, यहाँ गलती से टेम्परेचर लिख गया, कोई नहीं, छोटी सी गलती तो चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फॉल करेगा उसी के हिसाब से आपका फॉल इन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी हमारा कम हो जाएगा, बिकॉज अगर आप बात करें किसकी, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है हमारा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर देखो,
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इफ देर इज अ फॉल इन प्रेशर देन देर इज अ फॉल इन टेम्परेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आइडियल गैस लॉ आपको अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, तो उसको भी ध्यान रख लेना आपको। हम आगे इसका पूरा डायग्राम चेक करेंगे कि किस तरीके से फॉल हो रहा है और क्या क्या मैकेनिज्म हमें यहाँ पे देखने होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो सेकेंडली फिर इसमें सेकेंड इसका क्या रीजन होता है, द हाइट। विद हाइट जो अमाउंट होती है किसकी, ग्रीन हाउस गैस की। क्लियर। तो जो ग्रीन हाउस गैस का आपका क्या है अमाउंट है वो कम होता जाता है। तो इस वजह से भी आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से भी आपका डिक्रीज हो रहा है किस में, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में। अब ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कौन सी चिड़िया का नाम है, सोचो जरा। पढ़ाया तो होगा मैंने कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है। ठीक है, देखो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता क्या है कि जब आपका सन से जो इनकमिंग रेडिएशन होता है वो किस वेव्स में होता है बताओ, ये होता है आपका शॉर्ट वेव लेंथ में। ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा। और जब भी वो अर्थ पे टकराती है उसके बाद अर्थ पे टकराने के बाद उसमें क्या चेंज आ जाता है बताओ। ये यहाँ से अर्थ से जो एमिट होता है क्या होता है, ये होता है आपका लॉन्ग, लॉन्ग वेव में। और ये लॉन्ग वेव जो जाती है इंफ्रारेड की कैटेगरी की, इसको अब्जॉर्ब कौन कर लेता है, आपका CO2, जो कि क्या है ग्रीन हाउस गैस है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, क्लियर, अगेन मैं बता रहा हूँ क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज योर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस कम होगी आपका ये जो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट है वो भी कम होता जाएगा। और जब हीट का अब्जॉर्प्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी तो हमारा कम होगा वहाँ पे। तो आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा। तो एक बार देख लो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है आपका लैप्स रेट, 6.4 डिग्री सेल्सियस आपका हर 1 किलोमीटर में कम होता है। ये लिख लो, फॉर 1 किलोमीटर। और अगर मैं इसको चेंज करूँ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 6.5 समथिंग मीटर कुछ होता है। ठीक है, आगे वैसे मैंने डाला हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है, आगे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपने दो टर्म सुनी होंगी या फिर आगे अभी पढ़ेंगे, एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब ये एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है, कभी सोचा होगा एडियाबैटिक। अगर आपने साइंस के स्टूडेंट है तो ये एडियाबैटिक शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि आपने ये शब्द ना सुना हो। तो ज़रा सोचो, जो हमने क्लास 11th में एंड क्लास 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा है, उस शब्द का मतलब क्या है, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है। जब भी आप बात करते हो क्या हीट एक्सचेंज की, तो हीट एक्सचेंज के समय हम दो तीन चीज़ों की देख लेते हैं क्या। पहला तो वहाँ पर कैसा सिस्टम है, वहाँ पर ओपन सिस्टम है कि क्लोज्ड सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक की बात कर रहा हूँ बच्चों, में थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा होगा ना, कि ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है। अगर ओपन सिस्टम है तो यहाँ पर क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके साथ, विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के साथ जैसे जैसे आपका हीट का एक्सचेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक ओपन सिस्टम बोलेंगे। और अगर क्लोज सिस्टम होगा तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होगी, नहीं होगी विद द सिस्टम, सॉरी विद द एनवायरनमेंट। क्लियर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अभी आगे मैंने पूरा डायग्राम डाला हुआ है तो वो एक बार देख लेना। उस डायग्राम को देख के तो आप आराम से समझ जाओगे। तो अ प्रोसेस और कंडीशन इन विच हीट डज नॉट एंटर और लीव द सिस्टम। क्लियर। तो ये ज़्यादातर पॉसिबल किस में हो पाता है, इट इज़ पॉसिबल मोस्टली इन क्लोज्ड सिस्टम। अब आप बोलोगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्लोज सिस्टम, सर कैसे, पूरा एटमॉस्फेयर तो खुला है, वहाँ से तो हीट एक्सचेंज हो पा रही है। बट अब समझना है आपको थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर, और बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर में फॉल आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर में फॉल आ रहा है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हीट लॉस विद द एनवायरनमेंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर डिप हो रहा है ये आपका एक्सचेंज ऑफ हीट की वजह से नहीं हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ऑफ राइजिंग और फॉलिंग एयर पास्कल एडियाबैटिकली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडियाबैटिकली आपका फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है, इसीलिए हम इसको एडियाबैटिक क्या बोल रहे हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट बोले हैं। और इसको गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? ये गवर्न हो रहा है आपका गैस लॉ के द्वारा। तो तीन तरह के आपके गैस लॉ होते हैं, जिन तीनों का मिक्सचर करके आपका फिर लेटर ऑन हमने आइडियल गैस लॉ बनाया था। तो आई होप आपको बचपन की पढ़ाई हुई केमिस्ट्री याद होगी। आपके टीचरों ने आपके साथ इतनी मेहनत करी थी कि पढ़ लो, आगे जाके काम आएगी। देखो आज काम आ गई। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स का गैस लॉ पढ़ा होगा, एवोगाड्रो का गैस लॉ पढ़ा होगा। ठीक है। तो उन्हीं सब की बात करेंगे। पर थर्मोडायनेमिकली हमारे पास कितनी प्रोसेस होती हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आइसोबार्स, आइसोथर्म्स हम कल भी पढ़ चुके थे। ठीक है। तो जैसे हमारे आइसोथर्म्स थे वैसे ही हमारे आइसोबार्स। क्लियर? आइसोबार्स क्या होते हैं? ये वो इमेजिनरी लाइन होगी जो कि एडजॉइन करेगी किन पॉइंट्स को? जहां पर क्या होगा? सेम प्रेशर होगा। ठीक है। जैसे हमारा आइसोथर्म्स में किसको ज्वाइन करे थे? जहां पे हमारा सेम टेम्परेचर था ना, वैसे ही आपको ध्यान रखना है। आइसोकोरिक प्रोसेस ये क्या होती है? इसमें आपका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आइसोथर्म प्रोसेस, सेम टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पर नो हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व। देखो ये क्लोज सिस्टम है पूरा का पूरा। ठीक है। इस क्लोज्ड सिस्टम में आपका कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है विद द एनवायरनमेंट। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब जब एडियाबैटिक पढ़ोगे तो एक एडियाबैटिक का ही सिमिलर सेम साउंडिंग वर्ड होता है क्या? कैटाबैटिक। और ये हम मोस्टली यूज करते हैं किसके रिफरेंस में? कैटाबैटिक विंड के रिफरेंस में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कैटाबैटिक विंड ये ड्राई विंड्स होती हैं। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया होगा इस तरीके का। तो जब आप इधर से जाते हो तो यहाँ पे आपकी कैसी विंड्स होती हैं? यहाँ पे आपकी होती हैं वेट विंड्स। ठीक है। जैसे जैसे ये ऊपर साइज पे चढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा? क्लाउड श्रिंक करेगा और यहाँ पर एक्सट्रीम कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इस कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पर पूरा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। उसके बाद इसने जैसे ही अपना सारा का सारा मॉइस्चर हटा दिया, यानी कि नाउ द एयर बिकेम क्या? डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर। तो ये जो एयर है अब उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। तो जब ये अब इधर पे स्लोप से उतरेगी, नाउ इट इज नोन एज योर कैटाबैटिक विंड। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैटाबैटिक विंड क्या होता है। गैस लॉज, गैस लॉ हम पढ़ ही रहे थे। ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, बॉयल्स का गैस लॉ है, एवोगाड्रो का गैस लॉ है। बट एग्जाम में कौन सा गैस लॉ पूछते हैं? देखो एग्जाम में अभी तक तो ज़्यादातर आइडियल गैस लॉ की ही बात हुई है, क्योंकि ये क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी थ्री गैस लॉज। तो देख लेते हैं लॉ दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैस। तो बिहेवियर ऑफ गैस में किन किन चीज़ों में चेंज आता है सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम में, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। जो गैस की वॉल्यूम है उसमें चेंज आ जाता है। कैसे? वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकती है और वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकती है। अब कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ही सन रेज डायरेक्टली अर्थ पे गिरती हैं, अब इस एग्जाम्पल को लिंक करते चलना क्योंकि आगे भी एग्जाम्पल है। जैसे ही जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे गिरती है तो यहाँ पर जो पैस्कल ऑफ एयर होते हैं, मान के चलो ये मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर हीट पड़ेगी तो ये सबसे पहले किसको हीट अप करेगी? सरफेस को। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? कन्वेक्शन करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। कन्वेक्शन करंट यहाँ पे इस तरीके से बनना, बताए थे ना तीन मैकेनिज्म में से एक मैकेनिज्म ये है। और जो कन्वेक्शन था वो आपका लिक्विड में और गैसियस स्टेट में, दोनों स्टेट में लग सकता है। लिक्विड स्लैश
गैस स्टेट दोनों में लग सकता है कन्वेक्शन। तो यहाँ पर जैसे ही होगा आपका, तो यहाँ पर आपकी हवा गर्म हो जाएगी और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना था, अब वो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग इतना। और जैसे ही ये हल्की होएगी, यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, सोचो, यहाँ पर डेंसिटी कम होने लग जाए, डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, मास तो सेम रहेगा, देखो मास नहीं बढ़ेगा, पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी। तो इतना ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम का ये फर्क आ सकता है, प्रेशर exerted by an gas on the wall of its container। अब जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इसको एक कंटेनर में सील पैक कर देते हैं, ठीक है। अब अब इसमें जैसे ही आप इंसुलेशन करोगे, तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होके ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ तक आएगा, और फिर ये उसके बाद वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे क्या मारेगा, प्रेशर मारेगा। ठीक है, इसी को बोला जाएगा आपका क्या, गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर। तो ये हमें ध्यान रखना है, वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा किस पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, तो वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये भी चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आएगा, वैसे वैसे ही आपका टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और इसमें लास्ट का है द अमाउंट ऑफ गैसेस सब्सटेंस और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो वो भी चेंज हो सकता है उनके चेंज पे भी। तो मैथमेटिकली आइडियल गैस को हम कैसे लिखते हैं, पी वी इजिकल टू एन आर टी। यहाँ पर वी वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, पी प्रेशर को, टी टेम्परेचर को, और आर क्या कर रहा है, यूनिवर्स गैस कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर जो एन है वो डिनोट कर रहा है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बताओ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका नॉर्मली पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या आता है, एक एवागाडो नंबर आता है, सॉरी हाँ एवागाडो ही नंबर बोलते हैं शायद उसे। तो बताओ कितना होता है वो, समवेयर अराउंड 6 पॉइंट कुछ होता है। और मैं क्यों आपको ये याद दिला रहा हूँ, ये एग्जाम में आया था, ठीक है, कितने मोल्स पाए जाते हैं, ये एग्जैक्टली आपके सीडीएस के एग्जाम में आया था, और सीएपीएफ में भी सिमिलर एक क्वेश्चन फिर फ्रेम हुआ था। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पाए जा रहे हैं। तो इसमें देख लो, आइडियल गैस में होता क्या है, वॉल्यूम 1 है ये, और वॉल्यूम 2। जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जैसे ही गैस का प्रेशर पड़ा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आपस में जुड़ने लग गए, ठीक है, आसपास आने लग गए, और उस वजह से वो क्या लगा रहे हैं, साइड्स की वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी कम वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, P1 क्या है, कम है ना, सॉरी P1 कम है P2 से, तो यहाँ पर आपका V1 ज़्यादा होगा V2 से। बस सिंपल, ये मैथमेटिकली आपको डिराइव करना है। अगर इतना सा कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और देख लेते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड होता है। तो देखो, वॉल्स के ऊपर जब हाई प्रेशर होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाएगा, और वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे क्या, अपनी आउटसाइड की वॉल्स पे। और देख लेते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पर देखो, मैंने तीनों लॉज बनाए हैं, एवोगाड्रो लॉ भी बनाया है, बॉयल्स लॉ भी बनाया है, एंड एमोंटॉन लॉ भी बनाया है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही आप उसको हीट अप करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, वॉल्यूम कांस्टेंट, इंक्रीज्ड प्रेशर। तो यानी कि हीट, इसने बता दिया क्या आपका, इस वाले लॉ ने हमें क्या बताया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसने दे दिया। अब यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज्ड, वॉल्स एरिया डिक्रीज्ड, इंक्रीज प्रेशर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसने क्या बता दिया हमें, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और यहाँ पर आपका क्या आखिरी जो है वो क्या बताता है, कंटेनर प्रेशर कांस्टेंट, मोर गैस मॉलिक्यूल एडिड, इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा आप मॉलिक्यूल को डालते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका क्या प्रेशर क्रिएट होता जाएगा। बस इतना आपको गैस लॉ में ध्यान रखते हुए चलना है। व्हाट हैपन व्हेन द एयर पार्सल, व्हेन द पार्सल ऑफ एयर राइजेस, अगर पार्सल ऑफ एयर राइज करेगा तो तब होता क्या है, बस इतना सा देख लेते हैं।
देखो, अब यहाँ पर हम दो तरह की प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, एक नॉन एडियाबैटिक एंड एडियाबैटिक, जिससे कि आपका नॉन एडियाबैटिक और एडियाबैटिक के बीच का कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। दोबारा ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे तुम, ठीक है। तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता, बट हाँ 99% तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ इसके बाद तुम दोबारा कंफ्यूज नहीं होगे। और इसके बाद भी अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो बच्चों देखो, तुम फिर रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब या जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, और ये तुम मुझे नहीं बता रहे हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो इतना ध्यान रखना है हमें। तो देखो, पहले नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हो रहा क्या है, जैसे जैसे आपका सनलाइट ज़्यादा आती जाएगी, when air parcel receive more sunlight than its surrounding air, its temperature increases leading to increase in volume। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो यहाँ पर डिक्रीज इन डेंसिटी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसकी वजह से आपका एयर पास्कल या एयर पार्सल राइज हुआ है, बताओ किस चीज़ की वजह से, यहाँ पर सनलाइट की वजह से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, आपका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ गया, ध्यान रखना है आपको। बट एडियाबैटिक वाले में देखो क्या होगा, पहले इसी को देख लेते हैं। और इसमें यहाँ पर देखो हॉट एयर राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हॉट एयर इस तरीके से राइज कर रही है, और कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी जो कूल एयर है वो शिंक कर रही है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो ये है कि व्हेन द एयर पास्कल, अब इसको समझ लो आप, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। देखो, व्हेन द एयर पार्सल राइजेस, ठीक है, जब एयर पार्सल राइज होगा किसकी वजह से, पीछे नॉन एडियाबैटिक वाले में तो हम सनलाइट की वजह से हुए थे, पर यहाँ एडियाबैटिक वाले में अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो नहीं आ सकता, तो कौन आएगा, बिकॉज ऑफ फॉल इन प्रेशर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ फॉल इन प्रेशर, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, एडियाबैटिकली। तो यहाँ पर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर और क्या ध्यान रखना है, सॉरी, प्रेशर फॉल्स, अगर प्रेशर फॉल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बताओ। अभी तक तो समझ आ चुका होगा कि टेम्परेचर भी फॉल होगा, और यहाँ पर अगर प्रेशर राइज होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी क्या होगा, टेम्परेचर राइज ही होगा। अब अगर इसके बाद भी बच्चों को कन्फ्यूजन है तो बता दो लाइव चैट में, अभी बता दो मेरे को, मैं अभी आपको कमेंट करके बता दूंगा कि हाँ जो भी कन्फ्यूजन चल रहा होगा वो मैं अभी आपको कमेंट में, आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी तक के लेक्चर में तो बता दो ज़रा, अगर नहीं है तो देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या चीज़, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या हो जाता है हमारा। अब देखो एडियाबैटिक लैप्स रेट तो सेम ही होगा कि टेम्परेचर फॉल करेगा, पर ड्राई यानी कि जब आपका जो एयर होगी वो क्या होगी, ड्राई होगी, ठीक है। तो एयर जब ड्राई होगी उस समय आपका लैप्स रेट किस तरीके से होगा, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली अभी हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्योंकि एट द एंड तो ये बात किस पे आ जा रही है, पूरी की पूरी एयर के ऊपर। अब एयर भी तो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। अगर आपको एक कन्फ्यूजन है कि अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है या सैचुरेटेड एयर क्या होती है, तो वो भी आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज अ रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड फॉर अ पार्सल ऑफ ड्राई, ठीक है, यहाँ पे ड्राई और अनसैचुरेटेड एयर, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है, एयर विद लेस मॉइस्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एयर जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम है या ना के बराबर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि ज़ीरो होगा, बट ना के बराबर, नियर ज़ीरो अगर हम बोलें तो उसे हम बोलते हैं क्या, दैट इज़ योर अनसैचुरेटेड एयर। और सैचुरेटेड एयर क्या हो जाएगी फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, बताओ। तो आपकी सैचुरेटेड एयर क्या हो जाएगी, जिसमें
मॉइस्चर का प्रेजेंस होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड पढ़ने से पहले, दैट इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं आज ही। ठीक है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं रखना हमने, जो है आज ही कंप्लीट करके जाएंगे। अगर कोई नया बच्चा भी मेरा लेक्चर एक भी लेक्चर स्टार्ट करेगा ना, तो उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी, मैं कभी ये नहीं करता कि उस लेक्चर की टर्म अगले लेक्चर में देखने को बोलूँगा, उस लेक्चर की टर्म उसी लेक्चर में पूरी करके दूंगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल कोई नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इसी तरह के हम फ्रूटफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे डेली। अब बोलने को तो मैं देखो डेली ही बोल रहा हूँ, बट कभी कभी कुछ और कमिटमेंट्स की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, बट जितना भी जल्दी हमें टाइम लगता है हम फिर से रिवर्ट बैक कर जाते हैं अपने ओरिजिनल शेड्यूल पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले, रिलेटेड ह्यूमिडिटी ऑफ एन अनसैचुरेटेड एयर इज लेस देन 100%। बस इसको 2 मिनट तक याद रख लो, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और कितनी तरह की ह्यूमिडिटी आपकी पाई जाती है। ठीक है, बस इस पॉइंट को 10 मिनट और याद रख लो बस। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, व्हाट इज योर सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड इज अ टाइप ऑफ एयर दैट कंटेन और होल्ड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर इन इट। यानी कि जितना पानी वो आपकी एयर होल्ड कर सकती है, उसने अपने ऊपर उतना पानी ले रखा है। यानी कि सैचुरेटेड एयर वो होगी जिसने 100% कैपेसिटी पे अपने आप को क्या ला चुकी है, यानी कि उसके अंदर जो वाटर की कैपेसिटी है वो 100% आ चुकी है। अब इससे ज़्यादा वो और पानी स्टोर नहीं कर सकती। द अमाउंट और मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर दैट a given quantity of air can hold is called saturated vapor। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर है? बता दो भाई, हाँ या ना कुछ तो करो, यस नो कुछ तो लिखो। तुम तो कुछ लिखते ही नहीं, बिल्कुल ऐसे बुतों की तरह बैठे रहते हो और सुनते रहते हो। मैंने बोला था कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट नॉलेज। ठीक है, यूपीएससी में सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता है, यूपीएससी में एक माइंड सेट, एक एटीट्यूड चाहिए। अगर वो है तुम्हारे पास, और देखो जिसका भी एटीट्यूड है ऑफिसर वाला, वो कभी भी कुछ पढ़ने के बाद ऐसे खाली पिल्ली नहीं पड़ेगा। वो हमेशा उसमें इंटरेक्शन बनाएगा, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो इफ़ यू आर एन ऑफिसर एंड यू हैव OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, तो ये आपके ऊपर है कि आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपको उसको पॉइंट आउट करना है, और कुछ समझ आ रहा है तो भी उसमें बताना है। या उसमें अगर आप हमारे लिए कोई सलाह देना चाहते हो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए या एडिशनल कुछ सजेशंस के लिए तो हम हमेशा आपको वेलकम करते ही हैं। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं अब रिगार्डिंग योर अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड क्या होती है? अपोजिट होती है किसके? सैचुरेटेड एयर के। इसके अंदर बहुत कम मात्रा में वाटर वेपर होती है। ठीक है, तो यानी कि अनसैचुरेटेड एयर अभी और पानी को होल्ड कर सकती है। तो अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए कि सैचुरेटेड एयर कैन होल्ड मोर वाटर इन इट, तो वो स्टेटमेंट क्या होएगा? डायरेक्टली और मतलब सीधा सीधा गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सैचुरेटेड एयर अपने अंदर और वाटर तो होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो अपनी 100% कैपेसिटी पे तो वैसे ही वर्क कर रहा है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, तो जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेगी ऊपर जाते जाते कूल करेगी और टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता रहेगा। तो इतना तो देखो आप वैसे भी समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी, सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उमस। ठीक है, उमस। अब यहाँ पर होता क्या है, और बहुत ही सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वाटर कंटेंट इन एयर, बिल्कुल वन लाइन डेफिनेशन है ये इसकी ह्यूमिडिटी की। वाटर कंटेंट या फिर अवेलेबल वाटर कंटेंट इन एयर, तो कितना वाटर कंटेंट है अभी आपकी एयर में, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी। तो रिलेटिव का याद रखना पहले, क्योंकि एक और तरह की ह्यूमिडिटी है जो हम यहाँ अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू फुल कैपेसिटी। मान के चलो एक एयर है जिसकी कैपेसिटी है 100 लीटर होल्ड करने की।
बट अभी इसने ओनली 50 लीटर होल्ड किया है। तो बताओ ये इसकी कितनी कैपेसिटी के परसेंटेज में है, तो इसने अभी 50%, इसकी क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 50% वाटर ये अभी और होल्ड कर सकता है। तो यानी कि उस गिवन टेम्परेचर पे आपका फुल कैपेसिटी से आपने कितना कम होल्ड कर रखा है, या फुल कैपेसिटी के कंपैरिजन में आपने कितना होल्ड कर रखा है, वो बात करी जाती है यहाँ पे। सिंपल एंड शॉर्ट, बस इतना ध्यान रखना है कि जितना उस टेम्परेचर पे फुल कैपेसिटी में होल्ड कर सकते हैं, उससे कितना कम या कितना कम हमने होल्ड कर रखा है, बस उसको निकालेंगे हम किस में, हमेशा परसेंटेज में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज में होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी भी वेरिएबल्स में नहीं आएगी, हमेशा परसेंटेज में आएगी। चलो देख लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, इसकी 100% कैपेसिटी है, अभी देखो इसमें कोई वाटर है नहीं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 0। अब इसने 50% वाटर होल्ड करा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50, 75% तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 75 हो जाएगी। और जब इसने बिल्कुल जितना वाटर की अवेलेबिलिटी थी, यानी कि जितना अपना फुल कैपेसिटी थी, अगर उतना वाटर उसने रिटेन कर लिया है, तो उस पॉइंट पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अभी एक नाम ये याद रख लो, अपॉन ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि जब वो हवा सैचुरेटेड हो जाएगी तो उस समय कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किस से, 100 से। तो यानी कि अगर आपको कंपैरिजन देना है, वैसे तो मैं आगे देता ये वाला फॉर्मूला, बट यहीं पर समझ लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट इंटू 100। तो यहाँ से आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाएगी, और इसको हम मेजर्ड ऑलवेज इन परसेंटेज, तो हम परसेंटेज की फॉर्म में इसको हमेशा मेज़र करेंगे। क्लियर, इतना ध्यान रखना है आपको, परसेंटेज के अलावा और किसी चीज़ में हम इसको मेज़र नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट भी हो गया। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होगी। अब कैसे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एक बार और समझ लो। देखो यहाँ पे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, उस समय क्या होगा, आपका एयर एक्सपेंड करेगी। ठीक है, एयर एक्सपेंड करेगी, इसका मतलब क्या है, उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, यानी कि और ज़्यादा वाटर को होल्ड करने के लिए स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ। टेम्परेचर बढ़ गया तो एयर एक्सपेंड करेगी, एयर एक्सपेंड करेगी तो वाटर होल्डिंग अवेलेबिलिटी और हो जाएगी। तो इसका मतलब, अब यहाँ से ज़रा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। चलो आपके लिए एक सवाल छोटा सा है, मान के चलो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या होगा, बताओ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बस ये बताना है। लाइव चैट में लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो बाद में कमेंट बॉक्स में लिख देना, देखे तो जरा कितने बच्चों को समझ आ रहा है। और अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो फिर बेटा सोचने वाली बात तो है। क्योंकि देखो, अगर आप बात करोगे कई चीज़ों के बारे में, जब तक आप उसमें अच्छे से नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, तो तब तक आप उस जंग में नहीं जा सकते। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने से पहले ज्ञान दिया था ना, तो हम भी वही कर रहे हैं, मान के चलो। अगर ये ज्ञान आपने अच्छे से एक्वायर कर लिया, तो ही अपने कुरुक्षेत्र में आप सफल हो पाओगे। अगर ये ज्ञान अच्छे से एक्वायर नहीं किया,
तो आप अपने कुरुक्षेत्र में हार भी सकते हो। आप अपने कुरुक्षेत्र के अर्जुन नहीं, दुर्योधन या कर्ण बन के रह जाओगे। ऐसे कर्ण और अर्जुन का ही कंपैरिजन होता है, तो अर्जुन बनो। जबकि कर्ण भी एक बहुत वीर था, बट उसको श्राप मिला था कि जब पॉइंट आएगा ना तब तो अपनी विद्या भूल जाएगा। तो अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो तुम भी अपनी पढ़ी हुई विद्या भूल जाओगे एट द पॉइंट। जिस दिन तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो एग्जाम में बैठे होगे और माथा पीट रहे होगे कि हे भगवान याद दिला दे वो क्या कॉन्सेप्ट था, बट भगवान बोलेगा कि रिवीजन करता तो आज तो तेरी विद्या याद रहती। ठीक है, तो चलो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ये तो सब मजाक की बातें हैं, बट हाँ रिवीजन इज़ मस्ट। तो अगर आप लोगों ने अब तक जवाब दे दिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दिया है तो बच्चों फिर तो तुम देखो अर्जुन बनना है कि कर्ण, वो तुम्हारे ऊपर है। श्री कृष्ण तो सबके लिए एक है। ठीक है, श्री कृष्ण तो सबके लिए समान थे। बस वही है, अर्जुन ने ज्ञान अलग तरीके से लिया, और ज्ञान का बोध तो उन्होंने कर्ण को भी कराया था, बट उन्होंने दूसरे तरीके का ज्ञान उसे बताया था, उसकी ओरिजिनलिटी उसको बताई थी। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको अर्जुन बनना है कि कर्ण। चलो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी यार। क्यों नहीं होगी बताओ डिक्रीज? सीधी सीधी सी बात समझो ना, मान के चलो एक टेम्परेचर में पहले इसने 100% वाटर अवेलेबल कर रखा था और 100 के 100 मोलिक्यूल्स इसमें अवेलेबल थे। अब जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, तो ये और वाटर तो होल्ड कर सकता है ना। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहले 100% पे थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वो 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, टेम्परेचर इंक्रीजेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। याद याद रख लो बच्चों। ठीक है, बाद में कंफ्यूज होने से अच्छा आज जितना अच्छे से पढ़ लोगे वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिक्रीजेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हमने कर लिया है। अब यहाँ पर देख लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। अगर 10 डिग्री है तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मान के चलो, पर जैसे ही 20 डिग्री हो गया उसका स्पेस बढ़ा और वो और वाटर होल्ड कर सकते, और 30 डिग्री गया तो 28 डिग्री आ गया। लो, अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्या होता है, कुछ और भी इसमें पढ़ना है हमें। यस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सबसे मैक्सिमम होता है कहाँ पर, आपका ओशंस के ऊपर। अब ये कैसे, सोचो जरा, ओशंस के ऊपर कैसे? कॉन्सेप्ट लगाओ बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो गया तो ये स्टेटमेंट आप सही कर दोगे। अगर मैं इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेता ना तो पता पता नहीं आप लोग कितना सही कर पाते नहीं कर पाते। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज, कंपैरेटिव एनालिसिस की। तो यहाँ पर एक बात तो सोचो जरा कि क्या कॉन्टिनेंट के ऊपर, सीधी सीधी सी बात है, कॉन्टिनेंट के ऊपर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा? हवा में कम मॉइस्चर होगा ना, उस पर सनलाइट आ जाएगी, वो मॉइस्चर तो ऊपर उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। पर अगर इवापोरेशन आपका ओशन के ऊपर भी होगा फिर भी तो ओशन में से वाटर इवापोरेट होके फिर वहाँ पर उसको सेचुरेट कर देगा। तो ओशन के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन होने के बाद मान के चलो कॉन्टिनेंट के ऊपर तो एक समय के लिए मॉइस्चर का डिवाइड हो सकता है, वहाँ पर ड्राई एयर हो सकती है, लेकिन अपॉन दी ओशन वहाँ पर अगर इवापोरेशन होगा भी तो भी वहाँ पे सेचुरेशन तो पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि नीचे से इवापोरेट होके वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो आएंगे ऊपर। ठीक है, और जिस हिसाब से रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी आपकी, उसी हिसाब से आपका रेट ऑफ इवापोरेशन भी चेंज होगा। अब ये मैंने आपको कब बताया था, ये मैंने आपको हालांकि डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इसका हिंट दिया था। किस में? जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वेट बल्ब टेम्परेचर। ना 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 ना, अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला। ठीक है, दोबारा तो नहीं बताऊंगा अब तुम्हें, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल मजे ले रहे हो, है ना। एक बार पढ़ा दिया, 2 बार पढ़ा दिया, तीसरी बार भी पढ़ा दो इन्हें, और खुद कुछ याद नहीं रखना। चलो बस, अगर तुम्हें याद है तो बस इतना बता दो कौन सी 2 सिटीज़ थी वो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें ये याद है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, डेट इज़ स्वेटिंग। ठीक है, अब देखो स्वेटिंग का होता क्या है। अगर मान के चलो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 2 केस ले लेते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है और दूसरे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% है। तो यानी कि यहाँ पर एयर पूरी की पूरी क्या है, सेचुरेटेड है, और ये वाली एयर क्या है, पूरी की पूरी अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, मान के चलो स्वेटिंग होगी तो वो इवापोरेट होनी चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर जो भी स्वेट आया अब वो इवेपोरेट होगा विद द टेम्परेचर। पर
अगर ऑलरेडी हवा में एयर है तो क्या वो अपने अंदर ऑलरेडी हवा में वाटर है तो क्या वो अपने अंदर और वाटर को एक्यूमुलेट कर पाएगा? सोचो ज़रा। अगर वो सैचुरेटेड होगी तो कैसे वो और क्या बोलते हैं मॉइस्चर को अपने अंडर रिटेन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो स्वेट लॉस है, ठीक है, जो आपको स्वेट के थ्रू हीट लॉस, बेसिकली स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी का जो हीट लॉस है वो कम हो जाता है। वेयर एज अगर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% होगी तो वहाँ पे अनसैचुरेटेड है, तो स्वेटिंग के थ्रू आपका हीट लॉस अच्छा खासा हो पाएगा। इतना याद रखना है। सैचुरेटेड एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो क्या होगी? हमेशा 100% होगी। वेयर एज अनसैचुरेटेड एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो लेस देन 100% होगी। अब यहाँ पे इन्होंने ना 0 लिखा ना 40 लिखा, इन्होंने सीधा लिख दिया लेस देन 100%। तो इतना ध्यान रखना है। एंड अब आपकी सेकंड चीज़ जो हमें पढ़नी थी दैट इज़ योर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जो हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। हालांकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब पीछे जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था तो ऑलरेडी तब आपको समझ आ गया होगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एक्चुअल अमाउंट जो अभी, यानी कि एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट आपके आसपास की हवा, जहाँ भी आप लेटे हो या बैठे हुए हो, वहाँ पे आसपास की हवा में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमेशा किस में एक्सप्रेस करी जाएगी? वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ग्राम पर क्यूबिक मीटर में। तो ये वेरिएबल्स में एक्सप्रेस होगी आपकी ग्राम पर क्यूबिक मीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको, वो परसेंटेज में, ये वेरिएबल्स में। तो अब इन दोनों के बीच का मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई होप आपको याद रहेगा। अब सेम एग्जैक्टली जैसे आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही थी, टेम्परेचर टू टेम्परेचर चेंज हो रही थी, वैसे ही आपका क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी चेंज होगी प्लेस टू प्लेस एंड टेम्परेचर टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर अब जब जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो खुद कॉन्सेप्ट लगा लो यार, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी तो डिक्रीज हुई थी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बता रहा है कि 100% कैपेसिटी के कंपैरिजन में कितना वाटर उसमें है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ह्यूमिडिटी, पहले वाले में 0 ह्यूमिडिटी, और अगर आप देख रहोगे ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इसमें कहीं पर भी है नहीं। और यहाँ देखोगे तो 100% ह्यूमिडिटी, और जहाँ जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए था वहाँ वहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ये जो मैंने ये बनाया है अभी, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बस अगर आपको याद है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो आई होप आपको ये ज़रूर याद होगा, और नहीं भी याद है तो एक बार इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है। अब इसमें ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कितना होता है वो ध्यान रख लो। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है आपका क्या? 8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे नॉर्मल लैप्स रेट की हमने बात करी थी ना, कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हवा अनसैचुरेटेड होगी तो वो ज़्यादा जल्दी से क्या करेगी? कूल डाउन हो जाएगी, अब ज़्यादा जल्दी से अपने अंदर के टेम्परेचर को लूज़ करेगी। ठीक है, तो वो हर किलोमीटर में 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लूज़ करेगी। और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा, ये मोस्टली कब देखा जाएगा आपका? जब आपका मौसम मौसम बहुत स्टेबल होगा, यानी कि वहाँ पर बारिश वगैरह कुछ नहीं होगी। देखो, जब भी आप वेदर की बात करते हो ना, तो वेदर स्टेबल होने का मतलब बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ़ है, कोई क्लाउड नहीं है आसमान में, बिल्कुल आपकी जो सनलाइट्स है वो डायरेक्ट आपको मिल पा रही हैं, तो दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज अ स्टेबल कंडीशन। यानी कि जब आपका एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी बहुत कम हो। और मॉइस्चर कब बढ़ेगा? जब आपका क्लाउडीनेस आएगी। ठीक है, और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट आपका कितना होता है वो देख लेते हैं हम। ये होता है अराउंड एंड अराउंड हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है पर किलोमीटर। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रख लो। नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट 1 डिग्री 165 मीटर पे, मैं 6.5 मीटर बोल रहा था, 165 मीटर है, और 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 किलोमीटर। वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, और ये क्या करेगा? इफ़ देयर इज स्लो कूलिंग बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर इन एयर। तो कूलिंग बड़ी स्लो होगी क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। और ये जो रीजन होगा ये ज़्यादातर क्या होगा, इनस्टेबल होगा, मोस्टली क्लाउडेड और ह्यूमिड होगा। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे ड्राई एडियाबैटिक की, यहाँ पर लेस मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी लो होगी। अभी आगे पढ़ेंगे इसका, ये ध्यान रख लो, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। आई होप आपको आपके पुराने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जो मैंने आपको बोला था कि बस 2 मिनट याद रखो, उसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपका ये जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर क्या है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इट इज़ द हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फेज चेंज। ठीक है। तो यानी कि जो हीट अब्जॉर्ब करी जा रही है या जो हीट रिलीज हो रही है एक फेज को चेंज करने में। अब यहाँ पर देखो कैसे, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मान के चलते हैं आपका कि, एक सेकेंड ना बच्चों, हाँ, यहाँ पर पहले आपका था सॉलिड फेज था, यानी कि जो वाटर था वो सॉलिड फेज में था। अब वो चेंज हो रहा है किस में, लिक्विड फेज में। तो इस समय आपकी क्या होगी, हीट निकलेगी कि हीट डालनी पड़ेगी, सोचो जरा। हीट रिलीज होगी कि हीट डालनी पड़ेगी। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, हीट डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक हो जाएगी ना एक तरीके से, इसमें हीट को डाला जा रहा है। समझ आया आपको ये पॉइंट? नहीं समझ आया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अगर नहीं हुए तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ देखो फेस चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में आया, यानी कि आइस क्यूब था और अब आइस क्यूब से वो क्या बन गया, सिंपल वाटर बन गया। तो यहाँ पर पहले जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि जो उसका क्या बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर स्पेस था, वो बहुत कम था। अब उसमें आपने जैसे जैसे हीट डाली वो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता गया और नाउ इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। अब जैसे ही आप लिक्विड स्टेट से इसको किस में ले जाओगे, गैस, यानी कि वेपर, वेपर की स्टेट में, तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, हीट डालनी पड़ेगी। तो यानी कि दोनों तरीके से हो सकता है, हीट रिलीज्ड और हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज ऑफ अ मटेरियल सच। इस तरह के आपको क्या बोलते हैं, इस तरह के आपके कन्वर्जन में जो हीट डाली जा रही है या रिलीज हो रही है उसको बोला जाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपका वाटर कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू वेपर में और वो क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है हीट। अब लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज फेज इन फिजिकल स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोल्ड किया है। वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा बट अपने टेम्परेचर को ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। ठीक है। ऐसे नहीं है वेपर बनने के बाद, आपने कभी देखा है लिक्विड से जब वो वेपर बनता है तो क्या एकदम से हवा गर्म हो जाती है क्या, या बहुत ज़्यादा एकदम से गर्म हो जाती है, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है। बल्कि आप ये देखोगे कि जब वेपर बनती है, वेपर बनने के बाद उसका टेम्परेचर इवन सेम ही रहता है। ठीक है। तो अपना टेम्परेचर चेंज किए बिना वो अपने फेस को चेंज करेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, तब बोला जाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब यहाँ पर देखो क्या क्या हो सकता है। फ्रीजिंग अ लिक्विड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अब जैसे मान के चलो आप लिक्विड को फ्रीज कर रहे हो, तो तब आप क्या करोगे, हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाएगा, यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन आप डालोगे या निकालोगे। ठीक है। अब जैसे ही आप हीट एसोसिएट कर दोगे किससे, कंडेंसेशन ऑफ वेपर में, उसको बोला जाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं दैट इज जूल और कैलोरीज पर मोल। ठीक है, जूल्स और कैलोरीज पर मोल, बस इतना याद रखना है। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सॉलिड है, यानी कि आइस है, सॉलिड से चेंज हुआ आपका किस में, लिक्विड में, यानी कि वाटर। और यहाँ पर ये इसके बाद चेंज हुआ किस में, गैस में, यानी कि वेपर में। अब यहाँ पर देखो, सिंपली देखते चलना और समझते चलना। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हीट डालोगे ना, यानी कि इस सिस्टम में हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हो रही है। ये अपने एनवायरनमेंट में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो, जब लिक्विड से गैस में होगा तो भी हीट एब्जॉर्ब होगी।
तो अब आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज कर ले, वो एंडोथर्मिक बोल ले, एक्सोथर्मिक बोल ले, आपको सब पता होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ वाली को क्या बोला जाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको मेरी राइटिंग तो समझ आ जाती होगी। ऐसा तो नहीं है कि मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। ठीक है, चलो अब जब यहाँ पर आप गैस से लिक्विड में आओगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हीट को रिलीज करोगे। जब आप अपने अंदर की हीट को, यानी कि गैस के अंदर की हीट को बाहर निकाल दोगे, देन ओनली वो श्रिंक कर पाएगा और कूल डाउन होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आओगे तो जब वो अपने अंदर की हीट को निकाल देगा तभी तो वो आइस में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऊपर अब्जॉर्ब होगी, यानी कि सॉलिड से लिक्विड और गैस जाओगे तो अब्जॉर्प्शन होगा, और गैस टू सॉलिड आओगे तो रिलीज होगी। अच्छा, एक प्रोसेस होती है दैट इज योर सब्लिमेशन। वैसे तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि तीनों फेज में चेंज होता है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस इंटरमीडिएट फेज यानी कि लिक्विड स्टेट में नहीं जाती, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। और ये आपको किस में देखने को मिलती है, कपूर में, कैम्फर बॉल्स बोलते हैं ना, तो उसमें बोली जाती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा मैंने डायग्राम सेम बनाया हुआ है। ये मेरे को नेट पे मिल गया था, तो आप भी इसमें देख सकते हैं। तो जैसे ही सॉलिड से आप लिक्विड जाओगे तो टेम्परेचर, यहाँ देखो सॉलिड था, लिक्विड में जा रहे हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पर से मेल्ट हो गए तो उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, फिर ये लिक्विड बन गया, और जब वो अपने स्टेट में है तब भी नहीं हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस, और जब आप गैस से आओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज में आ रहा है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दैट इज़, ये देखो, जैसे जैसे आपकी एयर राइज करती है, ठीक है, ये मैं उस वाले में भी बताना चाह रहा था आपको, एयर पास्कल के राइजिंग में, तो जब आपकी एयर राइज करती है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि सेम यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है ना, कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जब ये एयर राइज कर रही है तो वो गिव ऑफ हीट करती है, यानी कि अपने अंदर से हीट बाहर निकाल देती है। अब अपने अंदर से हीट बाहर निकाल देगी तो सराउंडिंग उसकी देखो कूलर है, वो क्या करेगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो पास आएंगे वो एक एरोसोल के ऊपर आके ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है, किस तरह, ये एक अंगूर के गुच्छे की तरह ऐसे चिपक जाएंगे। ये एरोसोल रेडियाई ऑफ कंडेंसेशन का काम करेगा, और यही चीज़ें फिर बनते बनते आपका क्या बना देगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। इट विल लीड टू क्लाउड्स फॉर्मेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं एक और चीज़, जैसे जैसे आपका राइज करती जाएगी तो वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट, सेम चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, आपको सब चीज़ समझ आ रही होंगी। और अगर सब चीज़ समझ आ रही है तो ये वेल एंड गुड, बट अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे हमारे किसी भी इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि अगर हम कोई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहेंगे तो हम भी आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और बहुत ही खुश रहें। धन्यवाद।